जोहार। जोहार। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। चलिए। सुंदर, तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। जोहार। आज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल घोषणा की थी कि हम लोग आदिवासी साहित्य पे एक सीरीज फेसबुक लाइव का शुरू करेंगे आज से, और इसका समय रोजाना 7 बजे रहेगा और विभिन्न विषयों पर और खास करके किताबों पर हम इस परिचर्चा को केंद्रित रखेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि इस लाइव परिचर्चा में वे सारे लोग जुड़ सकें जिन्होंने आदिवासी साहित्य को पढ़ रखा है। आदिवासी साहित्य से मेरा सीधा तात्पर्य है आदिवासी भाषाओं में लिखा हुआ लिटरेचर, मतलब जो मूल आदिवासी लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, उन किताबों पर, उस साहित्य पे हम लोग इस फेसबुक लाइव में बातचीत करेंगे आज से, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का, जो कि इस लाइव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ 3 साथी जुड़े हुए हैं इस लाइव परिचर्चा में, जो कि हम लोग भारत का जो पहला आदिवासी उपन्यास है मथुरा कहानी, उस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मथुरा कहानी मुंडारी भाषा में लिखा हुआ उपन्यास है, जो शायद 1920 के आसपास में मेनस ओडिया ने लिखा था। हम उस किताब पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है और बने रहिए हमारे साथ में इस लाइव परिचर्चा में, क्योंकि हम भारत के उस सबसे महत्वपूर्ण राइटिंग पे बात करने जा रहे हैं जो फर्स्ट राइटिंग है किसी भी आदिवासी का, खास करके गद्य विधा में, प्रोज में, क्योंकि प्रोज ट्रेडिशनली आदिवासियों का अपना लेखन परंपरा में नहीं रहा है, इसलिए ये एक उनके लिए बहुत चुनौती भी थी कि वो गद्य लिखे, क्योंकि मूल रूप से और मौलिक रूप से आदिवासी समाज जो है वो गेय समाज रहा है, मतलब लिरिकल रहा है, वो गीत ज्यादा लिखता रहा है। तो ऐसे में पद्य में आना, गद्य में आना, प्रोज में आना एक बड़ी चुनौती थी, जिसको हमारे आदिवासी एंसेस्टरों ने बहुत ही चैलेंज के साथ लिया और उसको लिखा। मैं खास करके इस लाइव परिचर्चा में बताना चाहूँगा कि 20वीं सदी के शुरुआत में 2 महत्वपूर्ण प्रोज हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। एक तो है जो कि मेनस ओडिया ने लिखा, जो कि फादर हॉफमैन के असिस्टेंट और टाइपिस्ट थे। आपने फादर हॉफमैन का नाम सुना होगा। फादर हॉफमैन मिशनरी थे और वो मुंडा इलाके में कार्यरत थे। खूंटी के सर्वदा चर्च में उनका रेसिडेंस था और वो वहाँ रहकर उन्होंने मुंडा साहित्य का, मुंडा संस्कृति का बहुत अध्ययन किया था। और उन्होंने 14 भागों में जो मुंडा आदिवासी समाज का महाकोश है, इंसाइक्लोपीडिया है, जिसको कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के नाम से जाना जाता है, 14 भागों में फादर हॉफमैन ने उसको संकलित किया। और उसके संकलन में जो मुख्य भूमिका निभाई थी और टाइपिंग में, वो थे मेनस ओडिया। मेनस ओडिया की उम्र 1900 में जब इंकलाब हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, तो उस समय उनकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी और उन्होंने उर्गुलान को और बिरसा मुंडा को देखा था और उस पूरे दौर के घटनाक्रम से मेनस ओडिया परिचित थे। तो मेनस ओडिया ने उसी के, जब फादर हॉफमैन इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिख रहे थे, तैयार कर रहे थे, उसी समय मेनस ओडिया के मन में आया कि क्यों नहीं मैं अपनी मातृभाषा में अपने समुदाय की, यानी मुंडा समाज की कहानी लोगों को लिखूं। मुंडा समाज की संस्कृति, भाषा और जो मुंडा समाज में बाहरी समाजों के आने से जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को, जो कल्चरल एनक्रोचमेंट है, जो पॉलिटिकल एनक्रोचमेंट है, जो सामाजिक अवरोध पैदा किए जा रहे थे, उन सब के बारे में उन्होंने लिखने की सोची और 5 भागों में करीब 1700 पेज में, 1700 पृष्ठों में उन्होंने मथुरा कहानी लिखी। तो इस मथुरा कहानी के में क्या है, इसको बताने के लिए विशेष रूप से हमारे बीच में मौजूद है जोआकिम टोपनो, जो कि मुंडारी भाषा के बड़े विद्वान हैं, और
लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी है और अभी भी मुंडा भाषा साहित्य के उत्थान के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। तो जोआकिम टोपनो जी, आपका स्वागत है। लेकिन बात को शुरू करने से पहले मैं एक दूसरा प्रोज है, एक दूसरा जो गद्य है जो संताल समाज से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करूंगा, जिसके लिए कि हमारे साथ में मौजूद है सुंदर मनोज हेम्ब्रम जी, जो संताली के अच्छे कथाकार हैं, स्टोरी टेलर हैं और बहुत ही सुंदर कहानियाँ लिखते हैं, आज के जीवन की कहानियाँ लिखते हैं। वो हमारे साथ हैं बताने के लिए। तो मैं उस दूसरे गद्य के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि 20वीं सदी के शुरुआती दौर की ये जो महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं, जो हमें आदिवासी समाज के बारे में प्राइमरी सोर्स के बतौर हमारा मार्गदर्शन करती हैं और आदिवासी समाज के बारे में आदिवासी नज़रिए से बताती हैं। पहला उपन्यास जो मैं कह रहा हूँ, मथुरा कहानी, वो तो खुद आदिवासी मेहनत सोया ने लिखा है। लेकिन दूसरा जो औपन्यासिक कृति है वो है हाड़मा विलेज। हाड़मा विलेज जो आर कार्स्टेयर्स ने लिखा है। आर कार्स्टेयर्स जो है, रॉबर्ट कार्स्टेयर्स 1835 से 1898 तक संताल परगना के डिप्टी कमिश्नर थे और उन्होंने उस दौरान डिप्टी कमिश्नर रहते हुए हाड़मा माझी से, जो कि संताल हुल के समय से थे, उनसे सुनकर जो पूरा वृत्तांत है वो हाड़मा विलेज में लिखा है। हाड़मा विलेज पहली बार 1935 में अंग्रेजी में पब्लिश हुआ और फिर 1946 में जो संताली इंटेलेक्चुअल है आर रपाज किस्कू, उन्होंने पहली बार इसका रोमन संताली में ट्रांसक्राइब करके इसको संताली एकेडमी ने इसको पब्लिश किया। तो मैं सबसे पहले बात शुरू करना चाहूँगा, जो रॉबर्ट कार्स्टेयर्स की हाड़मा विलेज है उससे इस बात को शुरू करना चाहूँगा, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को समझ सकें कि भारत के आदिवासी दुनिया के सबसे पुराने स्टोरी टेलरों में से हैं, सबसे पुराने कहानीकारों में से हैं। लेकिन 90 के बाद भारतीय साहित्य में और खास करके हिंदी साहित्य में यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि आदिवासी साहित्य सबसे लेटेस्ट इवेंट है, 90 के बाद लिखा जा रहा है। इसलिए आज की चर्चा मुख्य तौर पर मथुरा कहानी पर निर्भर है। लेकिन हम बात शुरू करेंगे रॉबर्ट कार्स्टेयर्स के द्वारा जो ट्रांसक्राइब्ड है, लिखित है, जिसको हाड़मा माझी ने सुनाया था, हाड़मा विलेज, हाड़मा आतो, उससे बात शुरू करूंगा। और मैं सबसे पहले सुंदर जी से आग्रह करूंगा कि वो इस जो हाड़मा का जो स्टेटमेंट है, जो विवरण है जो रॉबर्ट कार्स्टेयर्स ने लिखा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या है उसमें। सबको जोहार। जैसे कि पंकज साहब ने परिचय दे दिया, मैं संताली में लिखता हूँ और कभी कभी हिंदी अंग्रेजी भी लिखता हूँ, विशेषकर कहानियाँ ही लिखता हूँ। मैं आभार प्रकट करूँगा पंकज जी का कि उन्होंने इस विषय में कुछ प्रकाश डालने के लिए मुझे बोला। मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन मेरी समझ जितनी तक है मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। आशा है कि मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। तो जैसे कि पंकज जी ने कहा कि हमारा जो आप दोनों की राइटिंग का कुत्ता भूख रहा है, उसको थोड़ा चुप कराइए। चलिए, कुत्ता भी उनके साथ ही है। तो उसमें जो आदिवासी राइटिंग्स की जहाँ तक बातचीत है, तो मेरे नज़र में खासकर संताल पर्सपेक्टिव में ये बोलना चाहूँगा, ये तो मिशनरीज लोग और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उसमें उन्होंने शुरू किया। तो जिस बारे में पंकज जी ने मुझसे बात करने को कहा, वो असल में जो संताल परगना के डिप्टी कमिश्नर हुए थे उसमें, उनका काल 1885 से 1885
हाँ 85 से 98, 1885 से 98 तक वो डिप्टी कमिश्नर थे। तो उनके ऊपर एक दोहरा दायित्व था, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, और ये जो काल है वो जो संताल हुल के बाद का काल है। तो उस समय का समय बहुत विचित्र था, मतलब कि एक तरह से त्रासदी था कि संताल परगना जो मेन गढ़ था ये का हुल का, वहां से बहुत सारे बिखर गए थे। तो एक तरह से उनके बीच में मार्शल लॉ लागू होने के बाद बहुत सारी रोष, भय, ये सब उत्पन्न हो गया था। और जो डिप्टी कमिश्नर थे रॉबर्ट कास्कायर, उनको ये दायित्व था कि ये जो संताल आदिवासी है उनके बीच में ब्रिटिश जो शासन है उसका उस पर विश्वास जगाया, जिसके कारण से उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म के काम भी किए। आज जो हिजला मेला सुनते हैं आप लोग दुमका में, वो भी उन्हीं का शुरू किया हुआ। अच्छा। हिजला अपभ्रंश है, असल में हिज लॉ से आया है। तो उन्होंने ये शुरू किया था कि जो संताल लोग का ट्रेडिशनल गवर्निंग सिस्टम, मंझी परगना सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वो हिज लॉ शुरू हुआ। अच्छा। तो मैं ये लेखक का ये परिचय था। तो इस किताब में, ये किताब एक्चुअली एक तरह से आप इसको हिस्टोरिकल नॉवल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है वो रियल कैरेक्टर है, और जो टाइम एंड स्पेस जो है वो टाइम एंड स्पेस भी रियल था। मतलब जिस वक्त में घटना घटी थी उसी वक्त का वर्णन है। और जैसे कि पंकज जी ने पहले बता दिया है कि ये असल में नरेटिव है हाड़मा का। हाड़मा जो कि पिपरा गांव है, जो अभी भी है। अभी पिपरा गांव को आप लोकेट करेंगे अगर गूगल मैप से, तो आप पाएंगे कि बासनोई रिवर है जो एकदम संताल परगना के बीचों बीच बहता है। और बासनोई रिवर के जस्ट उत्तर साइड में जो पेनम का माइनिंग हो रहा था या हो रहा है, कोल माइनिंग, जस्ट उसके अपोजिट दक्षिण साइड में गांव है पिप्र और नावाडी। ये दो गांव है जो उस नॉवल में दिखाया गया है। और जो हाड़मा थे, हाड़मा देश मंझी बोलते हैं, तो वो ये मंझी परगना सिस्टम में एक खुदा रखते थे। और उन्होंने अपने गांव को कैसे बसाया, किस तरह से वहाँ जाहिर खान हुआ, मंझी खान एस्टेब्लिश हुआ, ये सारा चीजों का वर्णन है उसमें। और सबसे मजेदार, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने इसका जो ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन है वो नहीं पढ़ा। मैंने जो ओरिजिनल वर्जन 1936 में पब्लिश हुआ था, और वो संताल प्रेस से ही दुमका से पब्लिश हुआ, बिनागढ़िया से। हाँ, और जो उसका अनुवाद हुआ वो RRK किस्कूरप्पा, रूबेन रुसिक किस्कूरप्पा ने किया था। वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था 1946 में। तो मैंने उसका अनुदित वर्जन पढ़ा है जो संताली में लिखा हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि थोड़ा बहुत लिखता हूँ तो साहित्य की थोड़ी बहुत समझ है मुझे, वो किताब इस तरह से लिखी गई है कि ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनली संताली में, उसका जो लय है, उसका जो शैली है, और जो साहित्यिक अलंकार है इस तरह से है कि मानो लगता है कि ये किताब तो अंग्रेजी में हो नहीं सकती, ये तो संताली में ही लिखी गई। और उनका जो लैंग्वेज का फ्लो है, हो सकता है कि ये किताब ट्रांसक्रिएट किया गया हो, कि मतलब उन्होंने अपने से वो सब साहित्यिक उसमें क्वालिटी मेरिट डाला हो,
ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने ओरिजिनल नहीं पढ़ा। तो इसमें जो शुरुआत होती है वो जो संताल लोग जब संताल वगैरह में घुसते हैं, उनका जो सेटलमेंट होता है उसकी पूरी स्टोरी वो स्टार्ट ही होता है कि जो संताल लोग घुसते हैं, पिपरा गांव बसाते हैं। तो पिपरा गांव का जैसे मैंने लोकेशन बताया वो बासनोई रिवर के साउथवर्ड दक्षिण साइड में। तो उस आसपास में पहले से पहाड़ी आदिवासी रहते थे जो उनके साथ किस तरह से उनका ये संवाद होता है, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उनका बहुत ही जीवंत वर्णन है। और मैं राइटर और ट्रांसलेटर को दाद देना चाहूंगा कि मतलब ये किताब संताली में मेरे ख्याल से अब तक की एक क्लासिक है, कल्ट है। मैं जितनी बार भी पढ़ता हूँ उतनी ही अच्छी लगती है और नई नई चीजों को मिलने नई नई चीजें उभर के आते हैं। और खासकर क्योंकि ये संताल समाज का जो ताना बुना है, जो मध्य परगना सिस्टम है, उनका दूसरे ट्राइब के साथ किस तरह से रिस्पॉन्स है, फिर जो बाहरी लोग हैं जिसको हम लोग बिकू बोलते हैं, वो उनके प्रति कैसा रवैया है और किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका इतना अच्छा से वर्णन है, तो किताब पढ़ने पे ही पता चलेगा। और साथ ही और एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें, मैंने आज सुबह ही एक रिव्यू पढ़ा उसका, जस्ट वो हमारे ही साथी है, पौंडीचेरी में असिस्टेंट प्रोफेसर है अंग्रेजी की, तेरेसा टुडू। तो उसमें बहुत अच्छा लिखा उसने, जो मुझे भी अच्छी लगी, कि ये रॉबर्ट कास्टेल का उन्होंने ओरिजिनल पढ़ के लिखी है, ये ओरिजिनल अंग्रेजी पढ़ के लिखी है। तो उन्होंने ये लिखा है कि जो राइटर रॉबर्ट कास्टायर इसमें लिखते हैं वो सिर्फ संताल लोगों के प्रति सिंपैथेटिक होते हुए नहीं लिखते हैं, वो जस्ट घुस के ही नहीं लिखते हैं, बल्कि उनके पीछे नोइंगली अननोइंगली ये भी चल रहा होता है, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे, तो कुछ चीजों को उन्होंने हो सकता है कि जैसा रखना चाहिए वो ऐसा रखा है, लेकिन एज ए राइटर, एज ए संताल हम जब देखते हैं तो वो नैरेटिव हमें थोड़ा सा अलग लगता है। जैसे कि हमारे संताल हुल के सबसे बड़े नायक सीदो और कानू और उनके भाई हैं, बहन है, उनको वो लेकिन इस नॉवेल में मुख्य चरित्र में नहीं, वो उसमें हीरो नहीं, उनका चरित्र है लेकिन हीरो के रूप में नहीं। और वो जो देखने का उनका नजरिया है, हो सकता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का नजरिया हो, जो आम आदिवासी जो रीडर है या संताल जो रीडर है उसके लिए अलग लगता हो, लेकिन वो भी एक इंसाइट है कि हमारे हीरोज को लोग उस समय किस नजर से देख रहे थे। ये मेरी समझ से मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बाहरी लोग हमारे हीरोज को अपनी नजर से कैसे देख रहे थे, तो उन्होंने उनको हीरो के रूप में नहीं दिखाया, एक राजा के रूप में दिखाया, जो अपने लोगों को कंट्रोल कर ब्रिटिश के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट करते हैं। और लेकिन हीरो की तरफ में हम लोग जिस तरह से महिमा मंडन करते हैं उस तरह से नहीं दिखाया है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है उसमें। लेकिन उसमें जो घटनाक्रम से मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब जिस तरह से सिलसिलेवार घटनाक्रम हुआ उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इनफैक्ट मैंने इस पे एक कहानी भी लिखी है,
अच्छा, तो टाइटल क्या है मेरी कहानी? कहानी का नाम है वो आने वाली एक बार छप चुकी है, लेकिन अब कहानी संकलन में आएगी। वो है जुब्बी दिसोमरेन रेबेल। अच्छा। तो इसमें मैंने क्या किया है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम्म, कुछ लोग जाते हैं भूल में जो अनुष्ठान है उसको देखने के लिए, और वो जाते समय ऐसी घटना घटती है कि वो हेलुसिनेशन में पड़ जाते हैं। जब वो उस रास्ते से आते हैं, आमड़ा पड़ा पहुंचते हैं, बासमती रिवर देखते हैं, तो अंधेरा छा जाता है, बारिश होने लगता है, तो हेलुसिनेशन में पड़ जाते हैं और वो महसूस करते हैं उस पीरियड, भूल का पीरियड को, किस तरह से हाड़वा को लाया गया था, गर्भू एक जो गर्भू मंझी जो थे उसको पकड़ के लाया जा रहा था, और उनको भागलपुर ले जाया जा रहा था पकड़ करके। आगे घोड़ा में साहब लोग जा रहे हैं और पीछे पीछे उनको बांध के लिए जा रहा था। तो मैंने इस कहानी को रिक्रिएट करने की कोशिश किया, दो पैरेलल्स को दिखा करके। तो इसीलिए भी इस कहानी मतलब हाड़मास विलेज में मैं बहुत अंदर तक घुसा, और साथ ही साथ मैं उन स्थानों को जो उस नॉवेल में लिखे गए हैं, उन गांवों को, उन स्थानों को चिन्हित करने का भी कोशिश किया। और उसके लिए मैंने गूगल का सहारा लिया, और मुझे सारे गांव मिल गए। सबसे अच्छी बात है कि वो सारे गांव मिल गए, और किस रास्ते से वो सब ले जा रहे थे, तो मैं वो विजुअलाइज कर पाया कि मतलब कि किस तरह से हुआ होगा, और उसको मैंने अपनी कहानी में जोड़ा। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई इस कहानी के लिए। छप के आएगी तो पढ़िएगा उसको। हाँ, सुंदर भाई, और आप बने रहिए। मैं थोड़ा मैं अब चाहूंगा कि थोड़ी सी बातचीत में, क्योंकि हमारे साथ जोआकिम दा भी है, और आज के ये में हमारे साथ में सलोमी एक्का है, जो हम लोगों को बताएंगी, जो क्योंकि आपको मालूम, मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहता हूं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के पहले आदिवासी उपन्यास मथुरा कहानी पे, जो कि मुंडारी भाषा में 1920 के आसपास लिखा गया। हालांकि वो पब्लिश करीब 60 साल बाद सत्य भारती, जो ईसाइयों का धार्मिक साहित्य सदन है, उसने इसको 1984 में पब्लिश किया। कहानी के उस उपन्यास पे हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि जो ये उपन्यास है मुंडारी का, अभी तक जो सूचना है, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि भारत का पहला उपन्यास है, मौलिक उपन्यास है। अगर किसी कहानी की, किसी आदिवासी की सीधी कहानी सुननी हो तो आपको मथुरा कहानी पढ़नी चाहिए, जो मुंडारी भाषा में है। हालांकि ये 5 भागों में है और 1700 पेजों में लिखा गया है, और अभी तक इसके सिर्फ एक पेज का अनुवाद हिंदी में, एक भाग का अनुवाद हिंदी में हुआ है, जो बड़ा दिलचस्प है। हमारी पहले जो रांची यूनिवर्सिटी के डीन थे और हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, उनकी कोशिश थी कि ये पूरा उपन्यास हिंदी में आए। मेरी भी कोशिश है। अफसोस दिनेश्वर जी नहीं हैं। दिनेश्वर जी आदिवासी साहित्य को आगे लाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। दिनेश्वर जी गुजर गए हैं, लेकिन उस काम को अभी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि बाकी 4 भाग जो हैं हिंदी में पब्लिश्ड हो। और डॉक्टर सिकरा दास तिर्की, जो मुंडारी के व्याख्याता हैं और अब रिटायर्ड कर गए हैं, में लगे हुए हैं। तो मैं अपने साथियों को जो इस लाइव में जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मतलब 1980-82 में जब ट्राइबल लैंग्वेज डिपार्टमेंट खुला रांची में, तब इसको मुंडारी भाषा पाठ्यक्रम में इस उपन्यास को शामिल नहीं किया गया। इस उपन्यास को विभाग बनने के लगभग आप कह सकते हैं कि 30 साल बाद इसको कोर्स में लाया गया। अभी बीए मुंडारी में ये इस उपन्यास का दूसरा भाग बीए के मुंडारी पाठ्यक्रम में है, और एमए के मुंडारी पाठ्यक्रम में इसका पहला और दूसरा भाग, 2 भागों की पढ़ाई की जाती है। ये बहुत अफसोसनाक है। तो सलोमी एक्का हमारे साथ बैठी है, वो उन्होंने इसकी पढ़ाई की है। उसके बाद जोआकिम दा आपसे बात करेंगे, है ना। सलोमी, मथुरा कहानी में क्या है ये आप बताओ।
पंकज जी सुनाई शोर हो रहा है। 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन हमने 2 भागों का अध्ययन किया है, इसका जानकारी है। और इसमें पहला भाग में मुंडाओं का एक गांव है जिसका नाम है, उस गांव का नाम है गुरुंग हाथू। और गांव के अंतर्गत कई टोला आता है और उस गांव के अंतर्गत कौन कौन सीमान, ये पाठ में है। और उस सीमान के अंदर में कौन कौन देवता का पूजा है उसके बारे में बताया गया है। और उस सीमान के अंदर में कौन कौन समुदाय के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, इसके बारे में। और इसमें एक दुर्गा नाम के आदमी है और एक सोगोद गांव का नाम है, लेकिन सोगोद गांव से उस गांव में लाए हैं। हम गांव में लोग नाम से नहीं पुकारते हैं, जहां से लाते हैं महिला को तो उस गांव के नाम से लोग उसको पुकारते हैं। तो सोगोद गांव से लाए हैं तो सोगोद बुढ़िया उसके बारे में बताया गया है। और एक रीड़ू आदमी है उसके बारे में। तो ये रीड़ू और दुर्गा और सोगोद बुढ़िया ये सब अध्याय में है। और इसी बीच में मुंडाओं का दूसरा अध्याय में मुंडा लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, सरदार लड़ाई दिक्कों से, अंग्रेजों से लड़ाई होती है। उसमें दिक्कू लोग हम लोग जानते ही हैं, दिक्कू लोग जमीन लेने के लिए, जमीन हड़पने के लिए लड़ते हैं। और इस लड़ाई में गांव वाला लोग बैठते हैं, विचार करते हैं कि कैसे हम लोग अपना जमीन को बचाएंगे। कई सारे गांव के लोग बैठते हैं साथ में और लोग मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, कैसे हम लोग अपना जमीन को, जल को, जंगल को कैसे बचाएंगे। ये लड़ाई तो अभी भी हम लोग का जारी है। और इसी बीच में एक जो सरदार लड़ाई है इसमें मथुरा जो है, मथुरा का एक भाई जब लड़ाई लड़ते हैं उसी बीच में मथुरा का एक भाई का जन्म होता है। लेकिन कुछ साल के बाद में किसी कारणवश वो नहीं रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी भी मुंडा आदिवासी समाज में उम्बुल अदात, छाया भितराना, ये हम लोग जानते हैं।
तो उसका बारे में बताया गया है। फिर जब जमीन नीलाम हो जाता है, उसके बारे में लड़ाई लड़ते हैं और बैठक करते हैं कैसे हम लोग जमीन को बचाएंगे कहते हैं। और दिक्कू लोग जब आते हैं वहाँ पे जमीन हड़पने के लिए, तो सभी लोग बैठक करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, तीर धनुष सब सारे लोग निकालते हैं। उसके बाद अंग्रेज सरदार से उनकी लड़ाई होती है और बाद में वो सरदार लोग अंग्रेज लोग हार जाते हैं, भाग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सलोमी ने अभी जो उसने पढ़ाई पढ़ी थी उसके आधार पे आप लोगों को बताने की कोशिश की कि मथुरा कहानी में क्या है। तो जैसे ने बताया, अब हम जोकिंदा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो मथुरा कहानी का पूरा अध्ययन किया है। मथुरा कहानी एक पाठक के रूप में मथुरा कहानी कैसा उपन्यास है और उसमें क्या लिखा गया है, ये आप जरा दर्शकों को बताएं। जोकिन जी। हाँ, सबसे पहले तो सबको मेरा जोहार। जोहार जोहार जोहार। मथुरा कहानी एक बिल्कुल विशुद्ध मुंडारी में लिखा हुआ उपन्यास है। उपन्यास के रूप में या जिस प्रकार महाभारत सब लिखी गई है, उसी प्रकार ये भी आदिवासी मुंडाओं के बारे में एक महाभारत ही समझिए। इसमें आदिवासी जीवन के बारे में समिति एवं जानकारी मिलती है। गांव के जीवन शैली के बारे में भी विभिन्न मौसमों में लोग किस तरह काम काज करते हैं, जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में, या किस तरह असम भूटान जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा मिली गया। असम भूटान जाने के बारे में तो 5वें भाग में मिलता है, लेकिन उसके पहले में द्वितीय भाग में सरदार लड़ाई के बारे में थोड़ा सा अभी जो सलोमी जी चर्चा कर रही थी, दिक्कुओं से आवाज चला गया आपका जोकिंदा, आवाज चला गया। जोकिंदा, आवाज नहीं आ रही है। मुझे तो सुनाई पड़ रही है। आपको सुनाई पड़ रही है? हाँ, सुनाई पड़ रही थी। हम लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है। मुझे सुनाई दे रही है। नहीं, सुनाई दे रही है मुझे। तो पंकज जी देखिए, तो आपका कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? पता नहीं, कोई गड़बड़ तो। हाँ, मुझे सुनाई दे रही है। हाँ, पंकज जी मुझे तो सुनाई दे रहा है। हाँ, हमको सुनाई पड़ रहा है। हाँ, तो पंकज जी हाँ, मुझे सुनाई दे रही है। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? ठीक है, आप बोलिए, मैं अंदाज लगाऊंगा आप क्या बोल रहे हैं।
सुंदर जी, सुन के आप ही मुझे गाइड कीजिएगा कि कहाँ से फिर चेंज करना है, क्योंकि अच्छा मुझे बिल्कुल ना, मुझे नहीं सुनाई दे दे रहा। रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ जी। हाँ, उनका खत्म हो गया तो पूरा बोल लिया पंकज जी। चलिए, लगता है कि हाँ आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना? तो इस चर्चा को यही रोक रहा हूँ, है ना? और फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हाँ, फिर से कनेक्ट कीजिए। ठीक।